अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि फाइनेंस डिवीजन ने 3 मार्च 2025 को एक ऑफिस मेमोरेंडम बेसिकली इशू किया है। ये क्लेरिफिकेशन है जो 1 जनवरी को 2025 को इन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैलकुलेशन ऑफ एमुलेमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन और लास्ट 24 मंथ की जो सैलरी है उसका एवरेज लेके उस पर जो है एमुलेमेंट्स जो एवरेज एमुलेमेंट बनेगी उस पर पेंशन कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो क्लेरिफिकेशन है वो 4 मार्च 2025 को उन्होंने इशू की है और उसमें हम मजीद देखते हैं कि जो क्लेरिफिकेशन है उसमें क्या कहा है उन्होंने। ठीक है, हम नीचे आएंगे तो नीचे में उन्होंने कहा कैलकुलेशन ऑफ एमुलेमेंट फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन। दोस्तों आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली क्वेरी जो है वो ये है कि विद द बेनिफिट ऑफ यूजुअल नोशनल इंक्रीमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ सर्विस इन द ईयर ऑफ रिटायरमेंट or death shall be counted to calculate average emolument drawn during the last 24 month otherwise। ठीक है, पहले उन्होंने ये कहा है, फिर उसके बाद कहा है whether the national retire yearly increment usually increment for a pension purpose would be added after calculating the average 24 months। ठीक है, बेसिकली जो एक इंक्रीमेंट मिलता है 1 जून के बाद, जो लोग एलिजिबल होते हैं रिटायरमेंट के बाद 1 जून के बाद जो लोग रिटायर होते हैं उसमें इनको एक इंक्रीमेंट मिलता है। वो ये पूछ रहे हैं क्वेरी में कि वो इंक्रीमेंट जो लास्ट 24 मंथ सैलरी ले रहे हैं उसमें शामिल होगा या नहीं होगा। ठीक है, और मजीद उन्होंने कहा है कि वो उसका तरीका क्या होगा, तो उसमें बेसिकली क्लैरिफिकेशन दी है फाइनेंस डिवीजन ने कि the term emolument and average emolument are defined Article 486 CSR and Article 487 CSR respectively as the usual increment upon completion of 6 months in the year of retirement, neither a part of the emolument nor has been drawn by the government servant during the last 24 months। कि ये बेसिकली जो इंक्रीमेंट मिल रहा है इनको नोशनल या ईयरली इंक्रीमेंट मिलता है, ये बेसिकली सैलरी पे कभी ड्रॉ नहीं किया उन्होंने, तो ये इसमें लास्ट 24 मंथ की जो कैलकुलेशन होगी एवरेज बेस पे जो करेंगे उसमें शामिल नहीं होगा। इट इज़ देयर फॉर क्लेरिफाई दैट द बेनिफिट ऑफ said usual increment in the year of retirement should not be calculated as average of the emolument. Instead, it may be added after calculating average emolument for a pension purpose only. However, this increment will be admissible as per the existing rules। ठीक है, ये emoluments कैलकुलेट करने के बाद लास्ट 24 मंथ के एवरेज तरह जो है वो लेके उसके बाद ये इंक्रीमेंट ऐड किया जाएगा। उसके बाद दूसरे में जो पार्ट है उसमें कहा है कि हाउ द करंट चार्ज allowance shall be counted to calculate average pensionable emolument drawn during the last 24 months। कि जो करंट चार्ज अलाउंस है ये शामिल होगा एमुलेमेंट में या नहीं है। फिर उसमें फाइनेंस डिवीजन क्लैरिफाई करता है कि इन टर्म ऑफ आर्टिकल 486 CSR द एमुलेमेंट डिफाइंड क्लासेस इज पे ओनली अदर देन सीनियर पोस्ट अलाउंस will be termed as emolument for calculation of pension purpose। Thus it is clarified that the current charge pay shall be counted as average pensionable, कि ये इसको में काउंट होगा करंट चार्ज। ठीक है, फिर मजीद क्लेरिफिकेशन है कि विद दिस क्वेरी जो है उसने पूछी है सेकंड नंबर पे, whether the subject decision is applicable to government employees who have opted for voluntary retirement before issuance of the finance division। ठीक है, 1 जनवरी के बाद are going to be superannuation currently on leave preparatory। इसमें से उन्होंने कहा कि are availing leave encashment of LPR और those under notice period। जिन्होंने पहले नोटिस दिया और वो LPR पे है या लीव इनकैशमेंट पे है और वॉलंटरी रिटायरमेंट पे है, 1 जनवरी से पहले उन्होंने दिया था, नोटिस दिया था, तो उस पर ये 24 मंथ्स वाला जो एमुलेमेंट कैलकुलेशन है एवरेज बेसिक पे का जो लेते हैं ये इस पर एप्लीकेबल होगा नहीं होगा, जिसमें फाइनेंस डिवीजन बिल्कुल क्लियर कट क्लेरिफाई करते हैं द डिसीजन इज नॉट एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज करंटली ऑन लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट आर अवेलिंग इनकैशमेंट ऑफ LPR दोज अंडर नोटिस पीरियड ऑफ फॉर प्रीमेच्योर वॉलंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, कि ये इस पर बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा, चाहे वो लीव टू रिटायरमेंट LPR पे हो, लीव इनकैशमेंट पे और वॉलंटरी रिटायरमेंट पे हो, पहले जो नोटिस उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, कि ये इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। If applicable, then the case of employee going to superannuate retire or not being lost of his service, whether his pension में भी वही बात है कि जो पहले नोटिस दिया वो इस पर applicable नहीं होगा। फिर उसके बाद मजीद क्लैरिफिकेशन है whether if government employee retire in the start middle of month or his 10, 15 days, 20 days period would be considered as a full month for calculated 24 month average। कि जो लोग 10 तारीख को या 15 तारीख को या 20 तारीख को रिटायर हो रहे हैं तो वो उस मंथ को कैसे कंसिडर किया जाएगा, उसको 20 दिन काउंट किए जाएंगे या 1 मंथ। इसमें क्लैरिफिकेशन जो फाइनेंस डिवीजन देता है, इट इज क्लैरिफाइड दैट फ्रैक्शन ऑफ एनी शेल बी काउंटेड एज अ फुल मंथ। चाहे 10 डेज हो, 15 डेज हो, 20 डेज हो, उसको हम फुल मंथ काउंट करेंगे पेंशन कैलकुलेशन पे। उसके बाद मल्टीपल पेंशन के बारे में वो क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं
that the condition to opt one pension is applicable to those who have already drawn more than one pension prior to the said issuance of the said office memorandum। ठीक है, कि जो ऑफिस जो कंडीशन है मल्टीपल पेंशन का, ये उन लोगों पे अप्लाई होगा जो मोर देन वन पेंशन ले रहे हैं ऑलरेडी। फाइनेंस डिवीजन क्लेरिफाई करता है कि नो, द डिसीजन इज नॉट एप्लीकेबल टू द फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु आर ड्रॉन मल्टीपल पेंशन प्रायर टू द इशू ऑफ फाइनेंस डिवीजन। 1 जनवरी 2025 से पहले जो लोग पेंशन ले रहे हैं उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन वो साथ ये भी कहते हैं कि ऑन द सब्जेक्ट हाउएवर कंडीशन टू ऑफ वन पेंशन विल बी अप्लाई टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु गॉट री एम्प्लॉयड ऑन और आफ्टर फर्स्ट, कि वो री एम्प्लॉयड हो या आफ्टर हो, उस पर ये एप्लीकेबल होगा कि वो मल्टीपल पेंशन नहीं ले सकते। Whether the condition to opt one pension is applicable to both self and family pension, otherwise the point already clarify in second para। ठीक है, वो ऑलरेडी क्लैरिफाई हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।